नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल है बार पेंडुलम का, यानी कि दंड लोलक का हमारा प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे कि दंड लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक बार पेंडुलम होता है, हमारा दंड लोलक होता है, उसको हम दोलित कराएंगे और दोलन से हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम ये ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ की सहायता से हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय जो आपका त्वरण होता है इसकी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एग्जैक्ट दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि दंड लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए देखो हमें उपकरण क्या क्या चाहिए। हमें एक धातु का दंड लोलक चाहिए। आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, धातु का दंड लोलक असल में एक लोहे का आयताकार टुकड़ा होता है जो लंबा होता है। और असल में देखो इसको आप गौर से देखोगे अगर, तो उसमें क्या है, 19 छेद बने हुए हैं। यानी कि हमने जो दंड लोलक काम में लिया है उसमें 19 छेद हैं। इस 19 छेदों को आप देखोगे कि प्रत्येक जो छेद है वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इस प्रकार अपन दंड लोलक की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर 19 जो आपके छेद बने हुए हैं, इनमें जो सबसे बीच वाला जो छेद है वो असल में क्या कहलाता है, वो असल में गुरुत्व केंद्र कहलाता है आपका। ठीक है, वो जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है वो आपका निलंबन बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हमें उपकरण और क्या चाहिए, दो शूरधार चाहिए। आपको देखो चित्र में दिख रहे हो दो शूरधार। ये दो शूरधार जो है असल में किस काम में आते हैं, ये पेंडुलम के छेद जो होते हैं इनके अंदर फंसाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर पेंडुलम दोलित करता है, मतलब वो ऑसिलेशन करता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली एक दृढ़ आधार चाहिए, जिस दृढ़ आधार के ऊपर अपन उसको लटकाएंगे पेंडुलम को। ठीक है, एक विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच चाहिए जो कि हमें उसके दोलनों का जो समय है उसको निकालने में काम आएगी। एक मीटर पैमाना, यानी कि ये हमें इसलिए चाहिए कि हम ये नाप सकें कि कितनी दूरी पर जो है वो पेंडुलम को ऑसिलेट कराए, मतलब उनके जो दोलन केंद्र हैं और जो उसका निलंबन बिंदु है उसके बीच में दूरी निकालने काम आता है। तो जो स्टार्ट करते हैं, इसमें जो सूत्र और सिद्धांत वो क्या है, दंड लोलक पिंड लोलक का ही एक सरल रूप है। यानी कि असल में क्या होता है, अपन देखो थ्योरी में पढ़ते हैं, वो अपन कंपाउंड पेंडुलम पढ़ते हैं, पिंड लोलक पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली जो दंड लोलक होता है वो इसका एक सरलतम रूप है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, दंड लोलक सरल लोलक की तरह सरल आवर्त गति के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि जो आपका दंड लोलक है वो एग्जैक्टली उसी सिद्धांत पे काम करता है जिस सिद्धांत पे आपका जो है वो सरल लोलक काम करता है। देखो दंड लोलक में और सरल लोलक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इतना सा एक अंतर होता है कि सरल जो लोलक होता है उसके अंदर सारा का सारा जो द्रव्यमान होता है वो जो नीचे जो गोलक लटका हुआ होता है, बॉब होता है आपका, उसके ऊपर केंद्रित होता है। लेकिन दंड लोलक में क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है वो वितरित होता है, हमेशा कहीं एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली दंड लोलक का जो आवर्तकाल होगा उसके लिए ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि अपन सरल लोलक के लिए भी काम में लेते हैं। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, आपकी ये लंबाई एल है। दंड की जो दंड लोलक की जो लंबाई है वही इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। एल यहाँ पर क्या है, स्मॉल एल प्लस एल डैश। देखो यहाँ पर जो एल है, देखो मैंने टी को मैंने क्या लिखा है, ये सिंपल एक आवर्तकाल है। एल क्या है आपका, निलंबन बिंदु की गुरुत्व केंद्र जी से दूरी। देखो आपको बार पेंडुलम दिख रहा होगा, उसका सबसे ऊपर वाला छेद है वो असल में एक बार के लिए क्या होगा, निलंबन बिंदु होगा, यानी कि जहाँ से उसको लटकाया जाएगा। और गुरुत्व केंद्र यानी कि उस बार पेंडुलम में जो 19 छेद हैं उसमें सबसे बीच वाला जो छेद होगा ना वो असल में आपका जी होगा, मतलब गुरुत्व केंद्र होगा आपका। एक आपका एल डैश है। एल डैश क्या होता है, गुरुत्व केंद्र जी की दोलन केंद्र ओ से दूरी। हम ये मान के चलते हैं कि गुरुत्व केंद्र जी है ना, उसके नीचे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर पूरा मास जो है वो दोलित हो रहा होगा। ठीक है, वो हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि वो कितनी दूरी है, इसलिए हम उसे एल डैश से ले लेते हैं। क्योंकि देखो एल जो दूरी है ना वो तो अपन उसको नाप लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो हमारा शूरधार कहाँ पे लगाया है और एग्जैक्टली गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी को अपन नाप सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो खाना है आपका छेद है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखो एल कैपिटल एल जो आपका है वो क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा। वो क्या बताएगा, वो निलंबन बिंदु से दोलन केंद्र के बीच की दूरी बताएगा। ठीक है, और जो जी होगा वो आपका क्या होगा, गुरुत्व त्वरण होगा। तो एग्जैक्टली देखो हमने ये फॉर्मूला और सिद्धांत पढ़ा है। अब देखो एग्जैक्टली हम इसकी सारणी बनाते हैं। देखो प्रेक्षण सारणी बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि हमें बार पेंडुलम, हमारा जो दंड लोलक है उसको दोलित कराना पड़ेगा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने प्रेक्षण सारणी में क्या लिया, देखो मैंने यहाँ पर मैंने लिया है
कि दंड लोलक के प्रत्येक दो छिद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। देखो आपको दिख रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रत्येक जो छेद उसकी कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। देखो यहाँ पर रीडिंग दो प्रकार से लेनी है। एक प्रकार से रीडिंग क्या लेनी है कि निलंबन बिंदु x के सापेक्ष आवर्तकाल के लिए प्रेक्षण सारणी, यानी कि देखो निलंबन बिंदु जो आपका एस सबसे ऊपर वाला बिंदु है, जो कि देखो असल में आप नापोगे अगर तो वो असल में गुरुत्व जो केंद्र है आपका उससे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उसके सापेक्ष यानी कि पेंडुलम को खड़ा रखा है आपने, ठीक है, और उसके सापेक्ष आप ये सारणी बनाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बार पेंडुलम दिख रहा होगा, अगर आपने बार पेंडुलम के सबसे ऊपर वाले छेद के ऊपर आपने शूलधार लगाया, आपने अगर ठीक हिंज लगाया, तो आपको एक हिंज है सबसे नीचे वाले पेंडुलम जो आपका छेद है वहाँ पर भी आपको लगाना होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है दो शूलधार उस आपके दंड पेंडुलम में लगेंगे। आप क्या करोगे, उस दंड पेंडुलम को आप क्या करोगे, जो रिजिड आधार है आपका, दृढ़ आधार है, उस आधार पर उसको आप लटका दोगे और उसको क्या कराओगे, आप थोड़ा सा दोलित कराओगे। तो इसमें देखो आप जब उसको दोलित कराओगे अगर, तो उसके लिए जो सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखो मैंने क्या लिखा, क्रम संख्या लिखा है, ये मैंने लिखा है छेद की संख्या, यानी कि आपने कौन से छेद में डाला है ऊपर से, तो मैंने मान लिया है पहले छेद में डाला है, ठीक है। ये क्या है, गुरुत्व केंद्र से दूरी, यानी कि पहले छेद की गुरुत्व केंद्र से दूरी कितनी है, असल में वो देखो आप उसको नोट करोगे अगर, तो वो दूरी 45 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि देखो प्रत्येक छेद की दूरी कितनी है, 5 है, और देखो वो उससे 9 ऊपर छेद है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रत्येक छेद के बीच में 5 है और 9 छेद है, तो क्या होगा, 9 और 5 से गुणा कितना 45 होगा, मतलब दूरी कितनी हुई 45 सेंटीमीटर, यानी कि निलंबन बिंदु जहाँ से आपने पेंडुलम को लटकाया है उससे लेकर गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होगी। अब उसको आपने 20 दोलन करवाया, तो देखो मैंने जो रीडिंग लिखी है असल में ये मेरी खुद की रीडिंग है, आप उस प्रैक्टिकल को खुद करना और आप खुद पता लगाना कि 20 दोलन में कितना है। यहाँ जरूरी नहीं है आप 20 दोलन लो, हो सकता है यहाँ आप 30 दोलन भी ले सकते हो, आप 40 दोलन भी ले सकते हो, आप 10 दोलन भी ले सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है कि आप रीडिंग किस प्रकार लेते हैं। मैंने 20 दोलन पे लिया है, देखो मैंने पहले रीडिंग 20 दोलन में ली मैंने, तो मेरा कितना आंसर आया 32.31, यानी कि स्टॉप वॉच से मैंने जब 45 सेंटीमीटर दूरी पर जो निलंबन किया गया वहाँ से मेरी दूरी कितनी आई 32.31 आया। फिर मैंने उसको दोबारा किया, मतलब एक बार रीडिंग यहाँ पे लिया, दूसरे बार मैंने वापस एक को रीडिंग लिया, वो कितना है मेरा 32.65। असल में देखो, असल में ये T2 होगा और ये क्या होगा, असल में ये सेकंड्स में आएगा, मतलब आपका जो है वो सेकंड में आएगा। अब देखो मैंने दोनों का क्या, दोनों का मैंने माध्य कर दिया, तो असल में क्या आया मेरा 32.48 मेरा माध्य आया, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, एक दोलन का आवर्तकाल, यानी कि एक दोलन होने में कितना समय लगा, तो मैंने क्या 32.20 को 48 को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे क्या हो गया, एक दोलन का आवर्तकाल आ गया। सीधे से मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले मैंने क्या किया, उस सूत्रधार को जो मैंने सबसे ऊपर वाले पे लगाया था, यानी कि मैंने 90वें छेद पे लगाया था, अब मैं उसको 8वें छेद पर लगा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे से भी मैंने क्या किया, उसको एक छेद ऊपर लगा दिया, है ना। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी हुई मेरी अब निलंबन बिंदु, यानी कि मैंने उसको अब निलंबित किया वहाँ पर दृढ़ आधार पर, वो कितनी दूरी 40 हो गई, पहले 45 थी, अब कितनी हो गई 40 हो गई। उस पर मैंने उसको अगेन दोलित करवाया, 20 दोलन लिए मैंने, मेरा आया 31.31 सेकंड का समय आया, ठीक है। और यहाँ मैंने दूसरी बार कराया तो मेरा कितना है 31.17 आया, ठीक है। इसका मैंने औसत कितना आया, मेरा 31.24 आया, और एक दोलन कितना है 1.562 आया, ठीक है। इसी प्रकार देखो मैंने क्या किया, उस सूत्रधार को एक एक स्टेप यानी कि एक एक छेद नीचे लाता गया, और नीचे वाले सूत्रधार को भी क्या किया मैंने, एक एक छेद क्या मैंने क्या किया ऊपर लेके आता रहा, ठीक है। इस प्रकार मैंने रीडिंग ली, देखो यहाँ पर मैंने रीडिंग ली है, केवल 8 रीडिंग ली है, ठीक है। यानी कि जो सूत्रधार जो है उसको मैंने गुरुत्व केंद्र से ऊपर वाले छेद पे नहीं लगाया, उससे ऊपर वाले छेद पे लगाया, क्योंकि जो गुरुत्व केंद्र जी से ऊपर वाला छेद है असल में वो 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। मैंने उससे ऊपर, मैंने 5 का रीडिंग मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। इस प्रकार देखो मेरा यहाँ सारा रीडिंग आया। सेकंड देखो मैंने रीडिंग क्या लिया, अब मैंने क्या किया, दंड लोलक को उलट कर निलंबन बिंदु एस डेस के सापेक्ष आवर्तकाल। अब मैंने रीडिंग दूसरी जो मैंने प्रेक्षण सारणी बनाई है वो मैंने किस प्रकार बनाई, मैंने क्या किया कि जो मेरा पेंडुलम था उसको, बार पेंडुलम, उसको मैंने क्या किया, अब उलट दिया, उल्टा कर दिया। पहले मैंने इस प्रकार निलंबन किया था, अब मैंने उसको क्या किया, उल्टा कर दिया, और पूरा प्रोसेस मैंने वापस किया। वही आपका छेद की संख्या, पहली छेद संख्या वो भी क्या होगी 45 सेंटीमीटर होगी। मैंने क्या किया, अपना जो हिंज था, मैंने जो है शूटदार था उससे सबसे ऊपर वाले बिंदु पर लगाया और सबसे नीचे वाले बिंदु पर लगाया, लेकिन इसमें फ़र्क क्या हुआ, पेंडुलम को उलट दिया गया है, ठीक है। उसमें देखो आवर्तकाल
32.53 आया, 32.35 आया। अब देखो असल में आता है कि पेंडुलम को उलट करके आपने रीडिंग क्यों लिया। पेंडुलम को उलट करके रीडिंग इसलिए लिया जाता है क्योंकि हो सकता है जो पेंडुलम हमारे को मिला है, जो आपको दंड लोलक मिला है, उसको बनाते वक्त हो सकता है कि जो द्रव्यमान है उसको समान रूप से उस दंड में वितरित नहीं हुआ हो सकता है कि जिस प्रकार अपन पहली रीडिंग में उसको ऊपर से लटका रहे हैं तो हो सकता है नीचे की तरफ द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसको उलट के हम रीडिंग लेंगे ना अगर, तो क्या होगा कि दोनों रीडिंग को हम क्या करेंगे, असल में औसत निकाल लेंगे और वही एक्चुअली क्या होगा, सही वैल्यू होगा। देखो इस प्रकार मैंने क्या किया, अगले छिद्र के अंदर लिखकर क्या है, तो उसमें दूरी कितनी हो गई, 40 हो गई। उसमें मैंने आवर्तकाल 20 दोलन का आवर्तकाल लिया। यहाँ मैंने 20 दोलन का आवर्तकाल लिया और मेरा आवर्तकाल 1 दोलन का आवर्तकाल ये आया और ये किसमें क्या आया, माध्य आया। इसी प्रकार मैंने ये सारी रीडिंग्स ली। असल में आप अपनी रीडिंग्स लिखा, मैंने अपनी रीडिंग्स लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगला जो काम होगा वो क्या होगा, हमें इन दोनों रीडिंग्स के आधार पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो एग्जैक्टली इन दोनों रीडिंग के आधार पर मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये जो ग्राफ है बहुत ही केयरफुली बनाना है ग्राफ को आपको, ठीक है। इस असल में देखो मैंने ग्राफ को थोड़ा टेढ़ा करके बनाया है, आप चाहो तो इसी ग्राफ को खड़ा करके बना सकते हो। अगर आप ग्राफ को खड़ा करके बनाओगे असल में आके, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। देखो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, ऐसा लंबा ग्राफ बनेगा, ठीक है। पर असल में देखो ये ग्राफ और भी क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो मेरी प्रेक्षण सारणी है उसी का मैंने यूज किया है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा पहली प्रेक्षण सारणी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ देखो इस प्रेक्षण सारणी में मैंने जो लंबाई L है मेरी गुरुत्व केंद्र से, और जो मेरा आवर्तकाल जो है, इन दोनों के बीच में मैंने ग्राफ बनाया। देखो फर्स्ट क्या है, 45 है, ठीक है, फिर 40 है, फिर 35 है, मतलब ये घट रहा है कंटिन्यू। देखो मैंने इसमें क्या किया, ये वाला साइड जो है ना वो आपकी इस वाली प्रेक्षण सारणी का है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने गुरुत्व केंद्र G ले लिया, आपको बार पेंडुलम दिख रहा है, बार पेंडुलम की गुरुत्व केंद्र से हमने वैल्यू ली थी। देखो यहाँ G है, उससे 5 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, यहाँ तक पूरी रीडिंग लेनी है। 45 के ऊपर कितना आवर्तकाल आया, ये असल में एग्जैक्टली मैं यहाँ से पता लगाऊंगा कि 45 के ऊपर कितना आवर्तकाल आया। अब देखो इसका पैमाना देखते हैं। मैंने क्या किया पैमाने में कि x जो है नीचे वाला है वो किसके लिए लिया, मैंने लंबाई के लिए लिया, ठीक है ना। लंबाई गुरुत्व केंद्र G से निलंबन बिंदु तक, ठीक है। देखो x में क्या हुआ, एक खाना जो है वो 5 सेंटीमीटर कवर करता है, दिख रहा है, 0 से 5 सेंटीमीटर कवर कर रहा है आपका। और जो y एक्सिस है उसमें जो एक खाना है वो कितना सेकंड कवर कर रहा है, 0.03 सेकंड। देखो ये वाला खाना कितना है, 1.50 का है असल में, ये वाला किसका है, 1.53 का है, ये 1.53। आप देख रहे हो 0.03 सेकंड्स लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग कहाँ से जा रही है, 1.89 तक रीडिंग जा रही है आपकी, ठीक है। तो देखो असल में क्या करना है कि आपको फर्स्ट आप यहाँ से रीडिंग देखिए, 45 के ऊपर 1.624 रीडिंग है, ठीक है, आवर्तकाल की। देखो ये आपका 45 है, यहाँ रीडिंग कितनी आ रही है, 1.62, ठीक है, ये लगभग रीडिंग नियर है, ये 1.624 है। मैंने एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा ऊपर लिया, इस ग्राफ को हल्का सा आप केयरफुल देखना, ये ग्राफ हल्का सा ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट जो रीडिंग है मेरी वो क्या है, एग्जैक्टली 40 के ऊपर है 1.562। देखो यहाँ देखो 1.56 है ये, और 2 हल्का से इसके ऊपर लिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार क्या करूँगा, देखो मैं सारी जो मेरी प्रेक्षण सारणी है इसके बेसिस पे मैं रीडिंग बनाऊंगा, ठीक है। और ये पूरा ग्राफ आप नोट करोगे कि ये ग्राफ जो है वो लगातार पहले वैल्यू गिरेगी इसकी, आप देख सकते हो। देखो यहाँ तो कंटिन्यू इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, और कहाँ तक हो रही है, यहाँ तक वैल्यू कम हो रही है, फिर अगेन आपकी वैल्यू बढ़ रही है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार अगेन आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप जब उसकी ग्राफ में वैल्यूज़ रखोगे तो आपको और भी क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। और इस प्रकार ये पूरा डेस्टेस्टिस का ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार जो मैंने दंड पेंडुलम को उलट करके जो मैंने रीडिंग ली थी उसको भी एक बार देख लेते हैं। उसी रीडिंग के बेस पर इसका आधा वाला पार्ट बनेगा, मतलब ये वाला पार्ट बनेगा जो सेकंड पार्ट दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली आपको ये सेकंड पार्ट जो है वो एग्जैक्टली इस प्रकार बनेगा। इसमें देखो एग्जैक्टली सेम रीडिंग है, वही आपका 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 और 10 है। वही आपका गुरुत्व के अंदर G से आपका 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना वो तो क्या है, आपने पेंडुलम को सीधा करके रीडिंग लिया, ये वाला जो पेंडुलम को उलट के रीडिंग लिया आपने। देखो इसका मैंने रीडिंग देखो एग्जैक्टली 10 के ऊपर कितना रीडिंग आ रहा है, 1.888 आ रहा है। देखो
10 के ऊपर 1.888 मतलब 8-9 से हल्का सा कम रहेगा। ठीक है, याद रखना मैंने 5 वाले का रीडिंग नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार सिमिलर ये भी ग्राफ बनेगा, सिमिलर इस प्रकार ये ग्राफ बनेगा। दिख रहा है एग्जैक्टली आपको दोनों ग्राफ एग्जैक्टली आपको। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इस ग्राफ को बनाने के बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एग्जैक्टली कैलकुलेशन पार्ट जो हमारा है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। देखो यहाँ पर है गणना। गणना में सिंपल एक सूत्र काम में लिए गए हैं, t बराबर 2π√L/g या g का फॉर्मूला एग्जैक्टली इस प्रकार बनेगा। यहाँ क्या किया, देखो हमने ग्राफ में किसी आवर्तकाल t1 पर अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वह 4 बिंदु PQRS पर काटती है। देखो ये हमारा ग्राफ जो है, इसी ग्राफ से हमें रीडिंग निकालनी है। इस ग्राफ में आप देखिए एग्जैक्टली कि इस ग्राफ में मैं कहीं पर भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींचता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच रही, दिख रहा है आपको, डैश डैश डैश, है ना। मैंने यहाँ पर लाइन खींची 1.56 टाइम पीरियड पर, क्योंकि ये एक्सिस किसकी है, टाइम की, और ये किसकी है, लंबाई की। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसको हॉरिजेंटल लाइन खींची। कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ खींचो, आप 1.59 पे खींच सकते हो, आप 1.62 पे खींच सकते हो, आप 1.53 पे खींच सकते हो। कहीं पर भी आप एक समांतर हॉरिजेंटल लाइन खींच लीजिए अक्ष के समांतर। ठीक है, ऐसी लाइन खींचने में क्या होगा, ये जो लाइन होगी ना वो 4 बिंदुओं पे काटेगी, P बिंदु पर, Q बिंदु पर, R बिंदु पर और S बिंदु पर काटेगी। ठीक है, और देखो इन 4 बिंदुओं में P तथा S तो निलंबन केंद्र होंगे। यानी कि देखो एग्जैक्ट, तो फिर से हम ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में देखो ये वाला P बिंदु और ये वाला जो S बिंदु है ये असल में निलंबन बिंदु होंगे। S वाला जो होगा वो क्या होगा, पहली बार जो अपन ने पेंडुलम को सीधा करके किया वो निलंबन बिंदु था। P कौन सा बिंदु है, उसको उलटने के बाद जो बिंदु लिया वो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका P बिंदु होगा। और देखो एग्जैक्टली वो 2 बिंदु और काट रही है, Q पर और R पर। तो देखो असल में वो बिंदु क्या है, यहाँ पर R व Q दोलन केंद्र है ना। P और S तो क्या है, निलंबन केंद्र है, और R और Q क्या है, आपके दोलन केंद्र है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही आपकी लंबाई L जो आपकी, ठीक है, L के लिए एग्जैक्टली मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो L है असल में वो क्या है, L प्लस L डैश है, जहाँ L क्या है, निलंबन बिंदु की गुरुत्व केंद्र G से दूरी, और L डैश क्या है, गुरुत्व केंद्र G की दोलन केंद्र O से दूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर असल में L जो है वो निलंबन बिंदु P से, देखो हम ग्राफ में हम क्या ले रहे हैं कि ग्राफ में जो P है इसको एक बार हम निलंबन बिंदु मान रहे हैं। मतलब जो हमने पेंडुलम को उलट करके जो सबसे ऊपर जो निलंबन किया था वो बिंदु क्या होगा, आपका P होगा। ठीक है, तो P बिंदु को अपन क्या मान रहे हैं, निलंबन बिंदु मान रहे हैं। तो निलंबन बिंदु P से दोलन केंद्र R तक की दूरी, देखो P के लिए जो है वो दोलन केंद्र क्या होगा, R होगा आपका, और S के लिए दोलन केंद्र क्या होगा, सिर्फ आपका Q होगा आपका। तो देखो असल में कि P के लिए दोलन केंद्र क्या होगा, R होगा। ये एग्जैक्टली हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, देखो P और जो R दूरी है वो किस प्रकार निकलेगी, वो निकलेगी असल में आपकी P से लेकर के इस बिंदु G तक, जो कि क्या है, गुरुत्व केंद्र का बिंदु है। ठीक है, और फिर इस बिंदु से लेकर के R बिंदु तक, ये एग्जैक्टली हमारी लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पी आर जो क्या होगा, P और G यानी कि आपका निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र की दूरी प्लस गुरुत्व केंद्र से आपके तोलन केंद्र की दूरी। तो देखो PG जो एग्जैक्टली है आपका, आप देखो यहाँ से कि गुरुत्व केंद्र 0 पर है, यहाँ से आपकी P की दूरी कितनी होगी। देखो असल में P जो बिंदु है ना वो असल में देखो आप यहाँ पर 40 पर आ रहा है। ठीक है, यानी कि गुरुत्व केंद्र से P की जो दूरी, निलंबन बिंदु की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो असल में मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने कि वो कितनी है, वो 40 सेंटीमीटर है, प्लस G और R मतलब गुरुत्व केंद्र की आपके दोलन केंद्र से दूरी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, असल में देखो ये दूरी 0 से लेकर कितनी है आपकी 20, लेकिन असल में ये 20 नहीं है, ये असल में देखो ये जो पॉइंट है ना ये असल में यहीं पर ही कट कर जाता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सर इस पॉइंट को नहीं लेना, आपको यही पॉइंट लेना अपने को। ठीक है, तो ये क्या होगा एग्जैक्टली 19 होगा, ये एग्जैक्टली मैंने काउंट किया है, 20 नहीं होगा, एग्जैक्ट क्या होगा आपका 19 होगा। देखो इसलिए मैंने ले लिया है इसको, मैंने उसको मैंने 19.5 लिया है। ठीक है, आप इस ग्राफ को बनाना और आप खुद मेजर कर देखना कितना होता है। ठीक है, टोटल कितना होगा 59.5 सेंटीमीटर होगा। ये कंडीशन कब निकाली, जब हमने पेंडुलम को उलट करके दोलित किया। ठीक है, तो L कितनी आई 59.5 सेंटीमीटर आया। या अब दूसरा ऑप्शन हमने क्या लिया है कि L लंबाई को अपन पहले वाली स्थिति से भी नाप सकते हैं, यानी कि पहले जो अपन ने जो सीधा लटकाया था ना, जो निलंबन बिंदु था आपका S था आपका, वहाँ से करेंगे तो क्या होगा, निलंबन बिंदु S से दोलन केंद्र Q तक की दूरी। देखो
निलंबन बिंदु एस लेते हो तो दोलन के अंदर क्या आएगा, आपका क्यू आएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखो एस से क्यू की दूरी आप कैसे निकालोगे, वो असल में क्या होगा, आप क्या जो होगा एस से क्यू की दूरी किसके बराबर होगी, एस और जी के प्लस जी और क्यू, यानी कि एस से लेके जी तक, एस से लेके आपकी जी तक इस पॉइंट तक, और जी से लेकर के क्यू पॉइंट तक। तो देखो एस से जो आप जी पॉइंट तक आप आओगे तो कितना होगा, एस पॉइंट लगभग दो कहाँ पर है, 40 पर है। ठीक है, और यानी कि 0 से लेके 40 तक दूरी किसके बराबर होगी, एस और जी की दूरी होगी। ठीक है, देखो ऐसे में मैंने वही लिखा है आपका, एस और जो जी की दूरी कितनी है, 40 है, प्लस जी से क्यू की दूरी, जी से आपका इस पॉइंट से क्यू की दूरी कितनी होगी आपकी, एग्जैक्टली आपकी ये आप 20 होगी, लेकिन 20 नहीं होगी क्योंकि पॉइंट देखो एग्जैक्टली यहीं पर ही आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको मेजर किया तो एग्जैक्टली क्या आया, ये आया लगभग 19.5। अगेन वही सेम रीडिंग आई। ठीक है, एक्चुअली सेम रीडिंग ही आएगी, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो एस क्यू होगा वो क्या होगा, 59.5। अब मैंने क्या किया, करेक्ट वैल्यू ज्ञात करने की लंबाई मैंने क्या कि दोनों का औसत करूंगा। अब देखो सबसे पॉइंट आता है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एल चाहिए, मेरे को मिल गया, मुझे टी चाहिए, मतलब आवर्तकाल चाहिए। देखो टी कहाँ से फाइंड आउट होगा, मेरे को टी असल में मुझे यहाँ से फाइंड आउट होगा। ये लाइन किसकी है, ये असल में टी की लाइन है। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइम जो है वो कितना है, 1.56 है। ओरिजेंटल जो लाइन है वो यहाँ कट रही है, तो यानी कि टी की वैल्यू कितना होगा, 1.56 होगा। ठीक है, देखो T1 कितना होगा, 1.56 सेकेंड होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे टी स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो क्या होगा एक्चुअली यहाँ पर T1 का स्क्वायर कर दूँ, कितना होगा, 2.434 सेकेंड होगा, मैंने इसका स्क्वायर किया। ठीक है, असल में एल आपका क्या होगा, लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई जो कि पेंडुलम को उलट के ली गई है और पेंडुलम को सीधे करके जो ली गई है, इन दोनों का औसत कर लेता हूँ। ठीक है, तो पी आर प्लस एस क्यू बटा 2 हो जाएगा। तो देखो लंबाई क्या होगी, एल बराबर 59.5 ये वाली और 59.5 ये वाली, दोनों का मैंने जब डिवाइड करते कितना आएगा, 59.5, सेम वही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन देखो एल अपॉन T1 स्क्वायर, मतलब मुझे क्या चाहिए, एल अपॉन T1 स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना होगा, एल अपॉन T1 स्क्वायर कितना होगा, 59.5 अपॉन 2.432, यानी कि ये वाली रीडिंग में ये वाली रीडिंग का मैं डिवाइड कर दूंगा। ये किस में आएगी, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर में आएगी। लेकिन मुझे देखो ये रीडिंग किस में चाहिए, मुझे ये रीडिंग मीटर में चाहिए, तो इसमें क्या होगा, एल अपॉन T1 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में है, मैंने इसको मीटर सेकंड स्क्वायर में कर दिया, मतलब 0.595। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। जी बराबर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पाई स्क्वायर 22/7 कर दिया, और 0.595 2.434 इसका मैंने वैल्यू सॉल्व किया, तो वैल्यू कितना आया, 9.65 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्टली हमारी गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू आई है किसमें, हमारे इस दंड लोलक के इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब देखो हमने गणना कर ली, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, वो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा जो रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स क्या रहे। ठीक है, देखो एग्जैक्टली इसके परिणाम क्या होंगे कि एक दंड लोलक के लिए निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र जी के बीच की लंबाई तथा आवर्तकाल में ग्राफ बनाया गया। परिणाम क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो दंड लोलक था उसमें हमने रीडिंग ली और हमने क्या किया, उसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ किसके बीच में बनाया गया, वो असल में बनाया गया आपका लंबाई के और आवर्तकाल के बीच बनाया गया। ठीक है, एक तो ये परिणाम हो गया हमारा। ठीक है, और देखो क्या है कि दूसरा क्या है, ग्राफ से प्राप्त लंबाई के मान एल तथा आवर्तकाल टी स्क्वायर के मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, इन दोनों से मैंने मान निकाला, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा क्या निकला, 9.65 निकला। ठीक है, देखो असल में हमारी गणना में भी यही मान आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, परिणाम होगा। अब देखो एग्जैक्टली इसकी सावधानी क्या क्या है, देखो यहाँ पर एक सावधानी तो क्या है कि जो सूरदार तीक्ष्ण होनी चाहिए, मतलब जहाँ से उसको बांध के उसमें लटकाया जाएगा वो क्या होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए, ताकि वो पेंडुलम आराम से घूम सके। दूसरा क्या है कि दंड लोलक के लिए आधार क्षैतिज होना चाहिए, यानी कि जहाँ उसको लटकाया जा रहा है वो लोचदार नहीं होना चाहिए, वो दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, और वो क्षैतिज मतलब कि वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि दोलन ऊर्ध्व तल में ही हो, ताकि उससे क्या होगा, दोलन जो होगी वो किस में होगी, केवल ऊर्ध्वाधर तल में होंगी। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरा क्या है, दोलनों का आयाम अल्प होना चाहिए। सिंपली दोलन क्या होगा, जब आप लटका के उसको करोगे तो क्या होना चाहिए, वो अल्प होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सरल लोलक आवर्ती की रहेगी। ठीक है, नहीं तो आवर्ती नहीं होगी। तो देखो एग्जैक्ट दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिकल में हमने जो मेन जो वर्क किया वो क्या किया, जो दंड लोलक था उसका हमने ऑसिलेशन कराया, और एग्जैक्टली हमने ग्राफ फाइंड किया, और उससे हमने क्या किया, जी की वैल्यू को फाइंड आउट किया।
थैंक यू।